नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं सूर्य प्रकाश पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य, श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़, आपका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना आरंभ किया है, तो आज इसी क्रम में हम पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकालीन साहित्य, उसकी प्रवृत्तियाँ, उद्देश्य और उसका जो विस्तृत अध्ययन है वो हम इस अध्याय में करेंगे। आदिकालीन साहित्य में अलग अलग रूप से रचनाएं हुई है, जिसको क्योंकि आदिकाल कोई एक प्रवृत्ति को निर्धारित नहीं करता है। जैसे रीतिकाल में एक रीति लक्षण ग्रंथों की रचना एक प्रमुख प्रवृत्ति देखने को मिलती है, भक्ति काल में भक्तिकालीन रचनाएं देखने को मिलती है, लेकिन आदिकालीन साहित्य में इस प्रकार से नहीं है। आदिकालीन साहित्य में अलग अलग प्रकार की रचनाएं देखने को मिलती है, जिसमें आपके सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य भी देखने को मिलता है। तो इसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि आदिकालीन काव्य में 3 प्रकार की साहित्य रचनाएं प्रमुख रूप से हुई है, जिसमें एक तो धार्मिक साहित्य, एक लौकिक साहित्य और एक रासो साहित्य। इस प्रकार से हमें इसमें देखने को मिलता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे विशेष रूप से। धार्मिक साहित्य के रूप में आप सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य को मान सकते हैं, और रासो साहित्य में जितने भी प्रकार के जो रासो ग्रंथ लिखे हैं उनको हम देख सकते हैं। तो हम आरंभ करते हैं आदिकाल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल कहा जाता है। हिंदी साहित्य के आरंभिक समय की रचनाएं साहित्य के विकास के अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु अधिकांश आदिकालीन ग्रंथों का उपलब्ध न होना, प्रामाणिकता में संदिग्धता, काल निर्धारण में सामंजस्य न बैठना आदि कठिनाइयों के साथ साहित्य के विद्वानों आचार्यों द्वारा व्यवस्थित धारणा बना लेना बहुत ही कुशलता का कार्य है। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने एक धारणा बना सके। सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल द्वारा इसके विषय में धारणा बनाई गई थी कि इसको वीर गाथा काल कहा जाना ठीक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत युग, बीजोपन, वीर काल आदि नाम इसको दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इस काल में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य का निर्माण हुआ, जिसे धर्माश्रय प्राप्त होने के कारण वह फलता फूलता भी रहा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आदिकाल की प्रथम रचना कौन सी है, आदिकाल की अगर हम बात करें या फिर हिंदी साहित्य की कोई आदिकाल अगर प्रथम साहित्य है, प्रथम काल है, तो उसकी प्रथम रचना ही हिंदी साहित्य की प्रथम रचना होगी। तो एक संशय है कि उसके प्रथम कवि कौन है और प्रथम रचना कौन सी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिंदी का प्रथम कवि किसको कहा गया है, तो सर्वमान्य रूप से अगर हम अलग अलग बात करें तो गणपति चंद्र गुप्त इसमें अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास को 1184 ईस्वी में जो है उसको प्रथम कवि घोषित करते हैं शालिभद्र सूरी को। वहीं पर अगर हम बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, तो स्वयंभू को प्रथम कवि घोषित करते हैं जो 693 ईस्वी के अंदर थे। वहीं पर राहुल सांकृत्यायन 7वीं शताब्दी के कवि सरहपाद, जो एक सिद्ध कवि थे, उसको हिंदी का पहला कवि मानते हैं। ये 84 सिद्धों में से एक है। तो अलग अलग मत आते हैं, लेकिन अगर सर्वमान्य रूप से बात की जाए तो सरहपाद को प्रथम कवि घोषित किया जा सकता है, क्योंकि जो सरहपाद की जो भाषा है वो हिंदी के अधिक निकट है। किंतु शालिभद्र सूरी की बात करें, चाहे हम बात करें स्वयंभू की बात करें, तो वो हिंदी के अधिक निकट नहीं देखने को मिलती है। तो इसी क्रम में हम ये अंतिम रूप से प्रमाणित होता है कि सरहपाद ही हिंदी के प्रथम कवि है। आगे हम बात करें कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो चलिए सरहपाद पहले कवि हो गए, लेकिन जो सरहपाद की रचनाएं हैं उनकी कोई रचना प्राप्त नहीं होती। छुट फुट कर उनके कुछ दोहा कोश में दोहे प्राप्त होते हैं, जिसका राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा में कुछ मुक्तक रचनाओं को स्थान दिया है। यदि किसी एक ग्रंथ के रूप में अगर हम बात करें कि किसी एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली कृति का निर्धारण करना हो, तो देवसेन जो थे, जो एक जैन आचार्य थे, उनकी रचना श्रावकाचार एक रचना थी, उसको पहली रचना माना जा सकता है। इस ग्रंथ में 252 में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ की रचना 933 ईस्वी में की गई थी। तो हम मान सकते हैं कि जो पहली रचना है वो श्रावकाचार है। पहले कवि की बात करें तो हमारे सरहपाद हो जाते हैं, और इसी अंदर अगर आगे बात करते तो रामचंद्र शुक्ल पहले महाकवि घोषित करते हैं चंद्रबरदाई को पहला महाकवि घोषित करते हैं। वैसे अब प्रथम कवि के बारे में बहुत सारे संशय हैं। शिवसिंह सेंगर या बात करें तो पुष्य या पुंड को पहला कवि घोषित करते हैं। चलिए आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे आदिकालीन साहित्य में जो विभाजन किए गए वो किस प्रकार से किए गए। देखिए ये जो चार्ट है उसके अंदर आपको समझाया गया है इसको बहुत अच्छे ढंग से। आदिकालीन साहित्य
आदिकालीन साहित्य को बात करें तो 3 बड़े हिस्सों में बाँटा गया है कि इस में आप देख सकते हैं 3 बड़े हिस्से हैं। सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो है धार्मिक साहित्य का वर्गीकरण, जिसको धर्माश्रित काव्य भी कहा गया है, धार्मिक साहित्य। दूसरी हम बात करेंगे तो लौकिक साहित्य है, और तीसरी बात करें तो रासो साहित्य, जिसको वीर काव्य, जिसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपूर्ण आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा था। तो हम बात करेंगे धार्मिक साहित्य की, बात करेंगे धार्मिक साहित्य में भी 3 भाग किए गए हैं अलग अलग। वैसे सामान्य रूप से जो वर्गीकरण देखा जाता है कि आदिकालीन साहित्य को संपूर्ण रूप से 6 भागों में बांटा जाता है। तो 6 भाग किस किस प्रकार से उसके हम देखते हैं। तो 6 भाग इस प्रकार से। सबसे पहले हम बात करेंगे धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य, ये पहला भाग है। सिद्ध साहित्य को इसलिए कहा जाता है क्योंकि सरयापाद को पहला कवि घोषित किया जाता है। तो पहला जो भाग है आदिकालीन साहित्य की जो विभिन्न प्रवृत्तियाँ, उसमें पहली है सिद्ध साहित्य। और दूसरी हम बात करें जिसमें 84 सिद्ध, दूसरी हम बात करें तो नाथ साहित्य, क्योंकि सिद्ध परंपरा के तत्काल पश्चात जो परंपरा प्रकाश में आई थी वो नाथ साहित्य थी। नाथ साहित्य में 9 नाथ थे, और उसमें जो गोरखनाथ है वो इस नाथ साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इसी में अगर हम बात करें धार्मिक साहित्य में बात करें या आदिकालीन साहित्य की अन्य प्रवृत्ति के बारे में बात करें जो सांप्रदायिक साहित्य भी कहा जाता है, तो उसमें जैन साहित्य इसमें तीसरी कड़ी आती है, जैन साहित्य। तो इस प्रकार से धार्मिक साहित्य में 3 हो गए, लेकिन ये आदिकाल की अपने आप में प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कई बार इसे घोषणा करते हैं कि चूँकि ये सांप्रदायिक साहित्य है इसलिए इसको हम इसमें नहीं लिया जा सकता, लेकिन ठीक है, ये भी आदिकालीन साहित्य की ही प्रवृत्तियाँ मानी जा सकती है। तो अगली हम बात करते हैं अगली जो कड़ी कौन सी है, तो वो हम बात करेंगे रासो साहित्य। रासो साहित्य मुख्य रूप से, वैसे इसमें चार्ट में लौकिक साहित्य दे रहेगा, लेकिन जो हम बात करते हैं क्रम अनुसार बात करना चाहेंगे तो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, 3 तो ये हो गया है, 1 2 3। और उसी प्रकार से हम आगे बात करते हैं तो रासो साहित्य काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो रासो साहित्य में जो सबसे बड़ा जो ग्रंथ माना जा सकता है उसमें खुमाण रासो, जिसमें मेवाड़ के शासकों का इतिहास लिखा गया है। ये खुमान रासो आता है, रासो साहित्य के अंतर्गत आता है, जिसको वीर काव्य भी कहा जा सकता है, जिसके आधार पर कई विद्वानों ने इस काल को चारण काल भी कहा, जैसे ग्रियर्सन ने कहा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। दूसरा काव्य हम इसमें मान सकते हैं कि रासो साहित्य में परमाल रासो, ये सारी सारी रचनाओं के नाम हैं जो इस आपको एक यहीं पर हम शॉर्ट में बात करें, जबकि हम पूरा रासो साहित्य की बात करेंगे तो हम विस्तृत रूप से इसकी बात की जाएगी। तो खुमान रासो हुआ, परमाल रासो हुआ। परमाल रासो को कहा जाता है कि ये अभी मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। इसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा था कि ये गूंज मात्र है, शब्द नहीं है ये। तो जगनिक इसके रचयिता है परमाल रासो के। अगली बात करें तो हमीर रासो जो ये भी प्राप्त नहीं है, इसका भी नोटिस ही मिलता है। विजयपाल रासो, ये इसका भी केवल नोटिस मिलता है। बीसल देव रासो महत्वपूर्ण है यहाँ पर। बीसल देव रासो जिसके रचयिता थे नरपति नाल, और अजमेर के शासक विग्रह राज चतुर्थ की जीवन पर आधारित है बीसल देव रासो। ये एक श्रृंगारिक ग्रंथ भी माना जाता है, और जिसको वीर काव्य नहीं कह सकते। और अगला जो ग्रंथ है इसी क्रम में जो काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है, जिसके आधार पर ही रासो साहित्य अपने आप में मजबूत होता है, वो है पृथ्वीराज रासो। इसके रचयिता चंद बरदाई है, चंद बरदाई ने इसकी रचना की थी, पृथ्वीराज रासो। तो चलिए, जब हम रासो साहित्य पढ़ेंगे तब रासो साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियाँ और विभिन्न ये वाला इस प्रकार से हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं लौकिक साहित्य की। लौकिक साहित्य में अलग अनेक प्रकार की रचनाएं हैं। तो लौकिक साहित्य में बात करें तो जैसे कि हम बात करते हैं ढोला मारूरा दोहा, कवि कल्लोल द्वारा रचित ये रचना है जो राजस्थानी भाषा में लिखी गई और काफ़ी प्रचलित है। लौकिक साहित्य का मतलब ऐसा साहित्य जो लोगों द्वारा ही प्रचलित किया गया हो, किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार से राजाश्रित ना हो, धार्मिक ना हो। क्योंकि देखिए, धार्मिक साहित्य को तो धर्म का आधार मिल जाता है, राजाश्रित काव्य को राज्य का आधार मिल जाता है, लेकिन ऐसे काव्य जो लोगों की रुचि के अनुसार ही लोकप्रिय होते हैं, तो वो है सबसे पहले ढोला मारूरा दोहा। और इसी के अंदर बीसल देव रासो को भी ले लिया क्योंकि ये भी लोगों में प्रसिद्धि हुई है, लेकिन इसको हम रासो साहित्य में ही लेना पसंद करेंगे। ये देखिए, ये रासो साहित्य में रहेगा। यहाँ पर दे रखा है, ये देखिए बीसल देव रासो है, ये इसको रासो साहित्य में रहेंगे। फिर अगली जो रचना है इसके अंदर दी है वसंत विलास, ये लौकिक साहित्य में लेने का प्रयास किया गया, वसंत विलास। और राहुल वेल जो एक गद्य रचना के रूप में भी माना जाता है, जो चंपू काव्य भी कहा गया है। तो इसका एक और खंड है गद्य साहित्य, जिसको हम आगे चलकर देखेंगे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर, ये जो 3 हैं ये आपके गद्य साहित्य में माने जाते हैं। जैसे कि हम बात करें गद्य साहित्य,
गद्य साहित्य वैसे आधुनिक काल में प्रमुख रूप से लोकप्रिय हुआ था, लेकिन फिर भी आदिकालीन साहित्य में भी गद्य रचनाएं देखने को प्राप्त होती है। तो ये जो तीन रचनाएं दे रखी, ये राहुल उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर, ये तीनों रचनाएं गद्य साहित्य में ही ली जाएगी। और बाकी लौकिक साहित्य में ढोला मारूरा दुहा, बीसल देवरासो, वसंत विलास और खुसरो का काव्य, ये जो अमीर खुसरो हुए उनकी रचनाओं को निश्चित तौर से लौकिक साहित्य में लिया जा सकता है। और अगली जो रचना हम बात करते हैं, विद्यापति पदावली। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आदिकालीन साहित्य में इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया और इसी के आधार पर हम आगे चलकर अध्ययन करेंगे। सबसे हम अध्ययन की पद्धति बिठाएंगे कि हम सबसे पहले सिद्ध साहित्य को देखेंगे। सिद्ध साहित्य में प्रमुख कवि देखेंगे, प्रवृत्तियाँ देखेंगे और फिर उसके बाद में नाथ साहित्य, उसी क्रम में जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। इस प्रकार से जो 6 कुल मिलाकर वर्गीकरण इसमें किया गया है। ये 1, 2, 3 और ये चौथा रासो साहित्य और पांचवा लौकिक साहित्य और छठा नंबर का ये जो है गद्य साहित्य। तो इस प्रकार से संपूर्ण आदिकालीन साहित्य का है उसको 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि ये आदिकालीन साहित्य 6 भागों में विभाजित होता है। चलिए, तो अगली जो कक्षा होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।